गुड आफ्टरनून। आज का हमारा टॉपिक है सपिंड विवाह। देखिए, इस विवाह में ये हुआ था कि अभी हाल में दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या है कि इस विवाह पे रोक लगा दी। तो जब इस विवाह पे रोक लगा तो ये टॉपिक थोड़ा जो है करंट का क्वेश्चन बन गया और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन आते कैसे हैं? जनरली इसमें जो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे एग्जाम में वो समझ लीजिए कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स का होगा। कभी हिंदू मैरिज एक्ट का कुछ सेक्शन से क्वेश्चन पूछ दिया गया, या कभी उसका कोई ऐसा सेक्शन पूछा गया जो इस सपिंड विवाह को परिभाषित करता है। फिर सपिंड विवाह की परिभाषा क्या है, फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको रोक लगाया तो रोक लगाने का कारण क्या है। ऐसे कुछ क्वेश्चन एग्जाम्स में आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है। तो इस टॉपिक में ये क्वेश्चन जो है मैं डिस्कस करूंगा कि सपिंड विवाह होता है क्या। पहले देख लेते हैं कि याचिकाकर्ता कौन था जिसने जो इस पर रोक लगाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या किया है कि नीतू ग्रोवर नाम की जो है एक महिला थी, उन्होंने इस एक्ट को लेकर के चुनौती दी थी, ठीक है। और कौन सा एक्ट था वो भी देख लीजिएगा। यहाँ एक्ट में लिखा हुआ है हिंदू मैरिज एक्ट का धारा 5 का 5 नंबर जो है संवैधानिकता की चुनौती देता है हमारे पास, ठीक है। क्या चुनौती देता है? HMA मतलब हिंदू मैरिज एक्ट, याद रखिएगा। कब बना था? 1955। तो हिंदू मैरिज एक्ट का ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे, 1955 में बना हुआ, ठीक है। कि सपिंड होने की स्थिति में उनके विवाह पर रोक लगती है। दूसरा, सपिंड विवाह विशिष्ट पारिवारिक निकटता साझा करने वाले व्यक्ति के बीच होता है। यानी कि अगर भाई बहन जो बहुत क्लोज रिलेशनशिप में होते हैं, तो मामा के, फुआ के, ऐसे टाइप के, वहां अगर कोई विवाह होता है तो ऐसे विवाह को जो सपिंड विवाह बोला जाता है। ऐसा विवाह हिंदू मैरिज एक्ट में प्रोहिबिटेड है, नहीं कर सकता है, और इसको असंवैधानिक माना जाता है और असामाजिक भी माना जाता है। इसके रीजन ये होते हैं असामाजिक होने का कि अनुवांशिक बीमारी होने की संभावना ज्यादा रहती है बच्चे जो पैदा होंगे उसको, इसलिए इसमें जो है ऐसी मान्यता बनी दी गई है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि भारत में कैसा कानून है, दूसरे देशों में भी ऐसा ही कुछ कानून बना के रखा गया है जिसमें जो है सपिंड विवाह को जो है वो रिस्ट्रिक्ट करता है। क्या है विवाह के संबंधित कानूनी प्रावधान? देखिए, आपका जो विवाह करने का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो है वो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार भी शामिल है, ये आर्टिकल 21 के अंदर। दूसरा, विशेष विवाह अधिनियम 1954 किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति के विवाह करने और विवाह को रजिस्ट्री करने का अनुमति प्रदान करता है। यानी अगर विवाह कर लेते हैं और कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट भी आपको नहीं रोक सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी जो है एक वयस्क व्यक्ति को अपनी मर्जी से विवाह करने के बाद नहीं रोक सकता है, उसको अधिकार है जाने का। फिर देखिएगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए कई स्पष्ट निवेदन किया। जैसे लता सिंह बनाम उत्तर सिंह 2006 का मामला था, जिसमें न्यायालय ने क्या फैसला? अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है, और माता पिता और समुदाय सहित कोई भी इसमें हस्तक्षेप अथवा इसको लेकर आपत्ति व्यक्त नहीं कर सकता है। यानी आपको आर्टिकल 21 जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल राइट माना जाता है उसकी बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक। दूसरा, एक और केसेस था शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ 2018 का मामला था। इसमें क्या हुआ था कि सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि स्वैच्छिक जीवन साथी का चयन संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता अधिकार को विस्तारित रूप है। यानी ये जो है ये दोनों अधिकार को जो है कंबाइंड रूप में माना जाता है कि आपको पूरा अधिकार है अपनी स्वेच्छा से मनपसंद जीवन साथी चुनने का। ये अब है कि याचिकाकर्ता का तर्क क्या था, याचिकाकर्ता ने ऐसा क्यों माना था। देखिए, याचिकाकर्ता का कहना था कि उनका जो विवाह हुआ है वो विवाह जो है सपिंड विवाह नहीं है, ठीक है। यहाँ उन्होंने सीखा क्योंकि उसके पति ने सफलतापूर्वक सिद्ध किया कि उसका विवाह जो है सपिंड विवाह था, ठीक है। तथा महिला उस समुदाय से नहीं थी जहां ऐसे विवाह को ऐसी प्रथा माना जाता है। यानी जिस समुदाय में वो लोग रहते हैं उस समुदाय में ऐसा प्रावधान नहीं है। उस संविधान में प्रावधान है कि आप क्लोज रिलेशन में विवाह कर सकते हैं, तो क्लोज रिलेशन में विवाह कर सकते हैं, इसलिए जो है उसने सपिंड विवाह उसने विवाह किया था, ठीक। अब आइए, याचिकाकर्ता ने सपिंड विवाह पर प्रतिबंध की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि प्रथा का कोई साक्ष्य न होने से सपिंड विवाह प्रचलन में है। यानी इसको उन्होंने प्रथा से जोड़ के रखा था, संविधान से जोड़ के नहीं रखा था। अब हमारे यहाँ जो है कि क्या बोला जाता है, देखिए हिंदू मैरिज एक्ट का धारा 5 का 5 जो है वो सपिंड विवाह पे रोक लगा था। बस इस एक्ट को याद रखिएगा कि सेक्शन कौन सा था। एग्जाम में क्वेश्चन यही सेक्शन रहेगा कि जब तक कि उनके प्रत्येक को शासित करने वाली प्रथा या प्रथा दोनों के बीच विवाह की अनुमति नहीं देती, संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार का उल्लंघन करती है। देखिए, संविधान का उल्लंघन करती है, ये बात सही है, लेकिन जैसे जैसे फंडामेंटल राइट में आगे बढ़ते जाइएगा तो समझ लीजिएगा आगे वाला एडिट जो है पीछे वाले एडिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। 14 समानता का अधिकार देता है, लेकिन आर्टिकल 21 उससे ज्यादा मजबूत है।
आर्टिकल 19 जो है आर्टिकल 14 से ज्यादा मजबूत है। इस चीज को याद रखिए, आर्टिकल 16 और 15 जो आर्टिकल 14 से ज्यादा मजबूत है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि विवाह दोनों परिवारों की सहमति से हुआ जो विवाह की वैधता को साबित करता है। इसका यह तर्क था। अब है कि दिल्ली हाईकोर्ट का न्यायाधीश क्या था, ये तो याचिकाकर्ता ने अपना बता दिया कि हमारा जो विवाह हुआ मेरे परिवार की सहमति से हुआ है, ये जो विवाह हुआ हम दोनों की सहमति से हुआ। तो जब हम दोनों की सहमति से हुआ है तो स्वाभाविक बात विवाह जो है वो संविधान सम्मत है। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या बोला कि उनकी दलीलों को अयोग्य ठहराया तथा कहा कि याचिकाकर्ता ने स्थापित प्रथा का उचित सबूत प्रदान नहीं किया। यानी जिस जगह पे वो लोग रह रहे थे उस जगह पे प्रथा थी या प्रथा नहीं थी, इसके बारे में कोई साक्ष्य उन्होंने पेश नहीं किया, ये कहना था। दूसरा, दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि विवाह का साथी का चुनाव विनियम के अधीन हो सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता ने सपिंड विवाह पर लगाए गए रोक को समानता के अधिकार का उल्लंघन सिद्ध करने के लिए कोई तर्कपूर्ण कानूनी आधार प्रस्तुत नहीं किया। यानी विवाह को लेकर के कोर्ट को प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम था कि जो विवाह को लेकर के चुनौती लेकर के आए हैं उसका प्रूफ आप अच्छे से नहीं दिए, यही कहना था। अब सपिंड विवाह किसको बोलते हैं, सिंपल देखिए, इसको परिभाषा याद देगा। सपिंड विवाह उस व्यक्ति को बीच का होता है जो एक निश्चित सीमा के भीतर एक दूसरे के निकट संबंधी होते हैं। यानी एकदम क्लोज रिलेशन, 3 जनरेशन 4 जनरेशन पहले नहीं, 1 जनरेशन पहले वाले के रिलेशन में अगर आप हैं तो वहां अगर विवाह होता है तो उसको सपिंड कहा जाता है। ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट के धारा 3 के तहत परिभाषित किया गया है, क्योंकि 2 व्यक्ति एक दूसरे के सपिंड कहे जाएंगे यदि एक व्यक्ति के सपिंड रिश्ते की सीमा के दूसरे वंशज के हैं या उनमें से प्रत्येक के संदर्भ में सपिंड संबंध की सीमा के भीतर एक समान वंशानुगत हो। यानी कि अपने वंश के हैं और आसपास के रिलेशन में है, फुआ का, मामा का, ऐसे रिलेशन में, तो उसको सपिंड विवाह माना जाएगा। ठीक है, दूसरा एक बात और रखिएगा, इसका धारा 3 क्या कहता है, यहाँ तो लिखिए, ये तो था धारा 3, यहाँ पे धारा 3 जो इस बात को लेकर रहता है तो उन व्यक्तियों के संयोग से संबंधित है जो एक करीबी पारिवारिक वंश को साझा करते हैं। ठीक है, धारा 3 धारा 5 ये दोनों का आप याद रखेंगे, ये दोनों एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब आरोही क्रम को देखते हैं। अगर आप आरोही क्रम को देखें तो ये हमारे पास उसका फैमिली रिलेशन है, इसमें देखिएगा, ये तो परदादा का हुआ, दादा का हुआ, परदादा से ऊपर हुआ, परदादा का हुआ, दादाजी का हुआ, पिताजी का हुआ और इधर हुआ। अब उसके बाद जो इस बच्चे का जन्म हो रहा है ये हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आइए, यानी पिता की ओर से 4 जनरेशन पहले और माता की ओर से अगर 3 जनरेशन पहले के हैं तो विवाह की अनुमति है, इसमें कोई समस्या नहीं है। इसके नीचे अगर आ गए तो उसको जो है माना जाएगा कि सपिंड विवाह में आता है। यहाँ देखिएगा क्या लिखता है, आप ही देखिएगा। व्यवहार में इसका मतलब यह है कि यदि मातृपक्ष की ओर से कोई व्यक्ति अपने माता पिता की पहली पीढ़ी और अपने माता पिता की दूसरी पीढ़ी या दादा दादी की तीसरी पीढ़ी या किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकता है जो 3 पीढ़ी के बीच साझा रखते हैं, यानी कि 3 पीढ़ी तक नहीं होना चाहिए। यानी इस चार्ट को आप देखिए, 1 2 3 तक नहीं होना चाहिए। अगर इस 3 में ही आप आ रहे हैं तो सपिंड माने जाएंगे, इधर वाले में भी आ रहे हैं तो सपिंड माने जाएंगे। इसके ऊपर चले गए तो कोई दिक्कत नहीं, इसके ऊपर चले गए तो कोई दिक्कत नहीं है, विवाह किया जा सकता है। इधर से यहां देखिए, इस बात का साक्ष्य यहीं पे दिया हुआ है। हिंदू मैरिज एक्ट के प्रावधान में मातृपक्ष की ओर से एक हिंदू व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं कर सकता जो ऊर्ध्वाधर रेखा में उनके 3 पीढ़ी के भीतर हो, 3 पीढ़ी से भीतर विवाह नहीं कर। और दूसरा, पितृपक्ष में भी लिखा हुआ है कि पितृपक्ष की ओर से भी यह निषेध व्यक्ति 5 पीढ़ी के भीतर किसी कानून पर लागू नहीं होता। यानी यहाँ जो लिखा हुआ था बात को, ये 5 पीढ़ी और ये 3 पीढ़ी तक का है। इसके अंदर अगर विवाह हो रहा है किसी के साथ भी तो उसको सपिंड विवाह माना जाएगा, उसको असंवैधानिक माना जाता है और हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से वो क्राइम है। इसी की बात यहाँ पे किया गया था। ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट को धारा 5 है, सपिंड विवाह जो है हिंदू मैरिज के धारा 5 का उल्लंघन करता है। ये एक्ट का जो धारा 5 का 5 है इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, अब एक ऐसा विवाह अगर किया जाता है और कोर्ट में रजिस्ट्री कराने के लिए कोई जाएगा तो इस कोर्ट में जो रजिस्ट्री है इसको शून्य माना जाएगा। शून्य माना जाएगा मतलब अमान्य माना जाएगा। तो यहाँ देखिए लिखता है यह विवाह होगा तो विवाह में अमान्य है और ऐसा विवाह को शून्य माना जाता है, तो शून्य घोषित कर दिया गया। इस तरह की प्रथा की अनुमति देती है तो इसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, जब तक कोर्ट में मामला नहीं है तब तक कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता है। ठीक, ये था। दूसरे देशों में क्या नियम है, देखिए दूसरे देशों में भी यही नियम है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, लेकिन वहां एक चीज और भी शामिल, देखिए फ्रांस में भी यही नियम है कि नहीं कर सकते हैं।
अनाचार को अपराध समाप्त कर दिया गया जब तक कि इसमें सहमति व्यस्त शामिल नहीं है, यानी वहां ऐसा था विवाह, उसको जो है नहीं माना। दूसरे देखिए, अनाचार एक पुरुष और महिला के बीच होने वाले यौन संबंधों और विवाह का अपराध है जिसका आपस में नजदीकी खून का रिश्ता है। अगर क्लोज रिलेशन में है तो उसको क्राइम माना जाएगा। बेल्जियम ने भी इसी चीज को अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है। देखिए पुर्तगाल ने इसको अडॉप्ट नहीं किया, पुर्तगाल ने कहा है कि उसको अपराध उसको नहीं मानता है, ठीक है। आयरलैंड ने इसको जो है, आयरलैंड में समलैंगिक विवाह मान्य है लेकिन सपिंड विवाह मान्य नहीं है। इटली में जो है इसको जो है गलत माना जाता है, सार्वजनिक रूप से गलत माना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी जो है इसको भी जो है अगम्यात्मक माना जाता है, मतलब कि वो जो क्राइम माना जाता है। तो दूसरे देशों में भी ये सब नियम है जिसको लेकर हिंदू मैरिज एक्ट में ये नियम बनाया गया था। अब मूल बात यह है कि क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा जाता है। देखिए, एक क्वेश्चन ये सिविल सर्विसेज का जो पूछा था कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था। देखिए, रखमाबाई मुकदमा जो है सहमति की आयु पर था और दाम्पत्य परिवारों के प्रतिस्थापन पर था। महिला शिक्षा से इसका कोई संबंध नहीं था, ठीक है। इसका संबंध जो है सपिंड विवाह से संबंधित था। तो इसका आंसर होगा बी 2 और 3। देखते हैं 2 और 3 बी नंबर में दिया हुआ है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है सपिंड शब्द को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के किस धारा में परिभाषित किया गया। हम अभी तो देखे थे धारा 3 में परिभाषित किया गया, जबकि धारा 5 में दूसरा है। यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन दूसरा, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 कि किस धारा के तहत सपिंड विवाह गैर कानूनी है। धारा 5 के तहत जो ये गैर कानूनी है हमारे पास, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन इसमें जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट है जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बने हुए हैं, ठीक। ये वीडियो था सपिंड विवाह का, इसका पीडीएफ वेद आईएएस के टेलीग्राम चैनल से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे किसी टॉपिक या करंट अफेयर्स के टॉपिक से रिलेटेड वीडियो पे कल अपलोड करेंगे। ओके, सभी को शुभ रात्रि।